गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे केपलर के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई है ना, किस प्रकार से केपलर का दूसरा नियम हम सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले तुम केपलर का दूसरा नियम के बारे में जानेंगे कि दूसरा नियम क्या है ना। किसी भी इस दूसरे नियम से परिचित हैं बाखूबी। तो देखिए, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है ना, किसी भी ग्रह से, मान लीजिए कि ये सन है और यहाँ पे कोई ग्रह है, ठीक है। तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा मिल रही है ना, जिस रेखा को हम सूर्य से ग्रह तक की जो भी रेखा है, काल्पनिक रेखा, अब ऐसी कोई रेखा तो है नहीं, वो तो हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई काल्पनिक रेखा है, ऐसा माना गया है। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है ना। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी रहा, ये क्या रहा है, काल्पनिक रेखा। ये कब है, टी समय पर। कुछ समय के बाद चूँकि ग्रह जो है वो सन का एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करता है भाई, गति लगाता है, परिक्रमा करता है ना। तो टी समय पर ये जो ग्रह है वो सन की स्थिति, अब टी प्लस डेल टी समय पर इस ग्रह की स्थिति क्या होगी, कुछ समय के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी एक काल्पनिक रेखा हम खींचेंगे, तो इसके बीच जो भी ये एरिया कवर करेगा, क्षेत्रफल कवर करेगा, ये समान क्षेत्रफल है ना। कुछ समय के बाद यहाँ पे आ जाएगा ग्रह, कुछ समय के बाद यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी एरिया रहेगा, ये एरिया ये इस एरिया के समान होगा, है ना। समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल कैसी होती है, नियत होती है ना। केपलर के दूसरे नियम को हम क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। क्लियर। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि केपलर दूसरे नियम की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। देखिए, माना कि सूर्य के चारों ओर, ये हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर एक ग्रह है जो इस सन के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, जो इस सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है ना। तो टी समय पर ग्रह की स्थिति कहाँ रहती है, ए पर, है ना। टी समय पर ग्रह की स्थिति कहाँ रहती है, ए पर, और टी प्लस डी टी समय पर ग्रह की स्थिति कहाँ रहती है, बी पर, है ना। अब बिंदु ए पर स्थिति सदिश है ना, एस से सन तक की दूरी, ये क्या है, हमारा स्थिति सदिश आर वेक्टर हो। तो सदिश आर वेक्टर द्वारा टी समय में तय किया गया जो भी क्षेत्रफल होगा, है ना, जो भी क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज एस ए बी के बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डेल ए इज इक्वल टू क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई मतलब आर वेक्टर इंटू ए बी। अब यदि ग्रह का रेखीय वेग क्या हो, v हो, अब यदि ग्रह का रेखीय वेग v हो, तो v बराबर हम जानते हैं क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय, है ना। विस्थापन कैसे हो गया, ये देखिए, ये पहले जो हमारा ग्रह था वो टी समय पर ए पर था, अब उसका विस्थापन हो गया तो वो किस पे चला गया, बी पर चला गया। किस समय पर, टी प्लस डेल टी समय पर, ठीक है। तो इसमें विस्थापन हुआ, कितना विस्थापन हुआ, ए बी बटे टी। अब यहाँ से हम इसको इस प्रकार से इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा v इंटू डी टी, और ए बी का हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। अब इस ए वी के मान को हम जो समीकरण नंबर 1 में रख दें, किसमें, ये यहाँ पे हमने निकाला है कि डेल ए बराबर हाफ आर वेक्टर इंटू ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर दिए उसके मान को, है ना, ये यहाँ पे। अब देखिए, टी डेल टी को हमने डेल ए अपॉन डेल टी किया, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, हाफ आर वेक्टर इंटू वी वेक्टर, ठीक है। तो m का हमने ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी m और यहाँ भी m,
है ना। m का क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये से ये कट जाएगा तो हमारा सेम यही इक्वेशन बचेगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। अब देखिए, अब 1/2m r तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे जो m का मल्टीप्लाई हुआ है वो क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग p बराबर हो जाएगा। किंतु कोणीय संवेग l बराबर हमें पता है कि क्या होता है, r वेक्टर इंटू p वेक्टर। क्लियर। तो डेल a अपॉन डेल t इज इक्वल टू हो जाएगा कोणीय संवेग यानी l अपॉन क्या बचेगा 2m, ठीक है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि डेल ए बटे डेल टी बराबर, इसको हम एक नियतांक मान लेंगे, एक नियतांक है, ठीक। यहीं से हमारे ये सिद्ध होता है केपलर का दूसरा नियम, है ना, केपलर का दूसरा नियम। इस प्रकार हम जानते हैं कि किसी ग्रह के क्षेत्रीय चाल, किसी भी ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, यही केपलर का दूसरा नियम है। क्लियर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी है केपलर के नियमों से संबंधित, मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ। तो देखिए केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की व्युत्पत्ति हम कैसे करेंगे, ये हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए केपलर के नियमों से, है ना, मतलब किस नियम से हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पता है क्या है, क्या होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कैसे प्रूफ किया जाएगा इस चीज़ को। यदि ग्रह की रैखिक चाल, है ना, रैखिक चाल कितना है v हो, तो वृत्तीय गति के लिए ग्रह पर लगने वाला अभिकेंद्री बल, है ना, अभिकेंद्री बल आप जानते हैं जो केंद्र की तरफ ही लगता है। अभिकेंद्री बल के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है, तो आप एक बार और इसको देख लीजिएगा अभिकेंद्री बल, है ना। तो वृत्तीय मार्ग अगर है ना, वृत्तीय मार्ग अगर है तो वहाँ पे अगर कोई बल लगेगा तो अभिकेंद्री बल ही है जो केंद्र की ओर लगता है ना। वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री बल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिना अभिकेंद्री बल के हम वृत्तीय गति नहीं कर सकते हैं। तो अभिकेंद्री बल F बराबर क्या होता है, mv² बटे r, है ना। अभिकेंद्री बल F बराबर क्या होगा, mv² बटे r, ठीक। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया है। अब देखिए, अब इस बल की जो दिशा है ना, इस अभिकेंद्री बल की जो दिशा है सूर्य की ओर होगी। क्यों होगी सूर्य की ओर, क्योंकि देखिए ये है हमारा सन, है ना, यहाँ पर है हमारा यहाँ पर कोई ग्रह है, ठीक। अब ये ग्रह वृत्तीय मार्ग में ही गति करेगी, है ना। एक सेकेंड, ये जो ग्रह है ये वृत्तीय मार्ग में ही ऐसी इस प्रकार से गति करेगी। तो वृत्तीय गति करेगी तो इसमें अभिकेंद्री बल लगेगा, और अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगता है। केंद्र की ओर कौन है, हमारा सूर्य है, सन है ना। तो इस बल की जो दिशा होगी, अभिकेंद्री बल की जो दिशा होगी वो किधर होगी, सूर्य की ओर। किधर होगी, सूर्य की ओर। किसकी दिशा, अभिकेंद्री बल की दिशा। क्लियर। अब यहाँ हमें पता है कि V बराबर होता है ओमेगा r। क्या होता है, ओमेगा r। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटे टी। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बटे टी। r तो यहाँ है ही, तो 2 पाई r बटे टी, जहाँ t क्या है, परिभ्रमण काल। t क्या है, परिभ्रमण काल। क्लियर।
अब देखिए ये जो हमारे पास v का जो मान आया है, इस v का जो मान आया है 2π/r, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यहाँ पे v की जगह पर। एक सेकंड, कहाँ रखेंगे हम? v के जगह पर, ठीक है। तो मान क्या होगा? देखिए F बराबर अभिकेंद्री बल F बराबर क्या होता है? mv², है ना, v का स्क्वायर। m तो है हमारा, v का स्क्वायर मतलब v बराबर अभी हमने क्या निकाला था? 2πr/t, उसी को यहाँ पे पुट किया है ना, बटे r तो था ही, अभिकेंद्री बल के फॉर्मूले में था। तो इसका स्क्वायर मतलब 2πr का स्क्वायर, है कि नहीं? टू पाई आर बटे टी का होल स्क्वायर है, तो मतलब 2π का स्क्वायर मतलब 4π स्क्वायर, है ना, और r का स्क्वायर और बटे में t का स्क्वायर और m, ठीक, इस प्रकार से होगा। m तो रहेगा ही, ये हो जाएगा 4π का स्क्वायर r का स्क्वायर, ठीक है, और बटे में t का स्क्वायर और एक r है ही, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? 4π का स्क्वायर और एक r बटे में t का स्क्वायर, और ये m तो रहेगा ही। क्लियर? लेकिन हम क्या जानते हैं कि केपलर का तीसरा नियम क्या है? केपलर का तीसरा नियम क्या है, और केपलर का तीसरा नियम हम किसे कहते हैं, है ना? t² के एक अनुपात के रूप में है और r का क्यूब। तीसरा नियम क्या कहता है कि किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग, है ना, किसी ग्रह के परिभ्रमण काल यानी t का वर्ग उस ग्रह की सूर्य के मध्य, उस ग्रह की सूर्य के माध्य दूरी के घन के बराबर, घन के बराबर नहीं, घन के अनुक्रमानुपाती होता है ना। अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे k दिया है। क्या होता है कि किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के सूर्य के माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये है केपलर का तीसरा नियम, ठीक है। क्यों लिखा हमने ये तीसरा नियम, आगे समझेंगे। अब ये जो t का मान है ना, t² का मान, इसको हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया। तो ये जो चलता आ रहा था f का मान, इसमें जो नीचे t है इसकी जगह पे हमने क्या रखा? kr का क्यूब। 4π तो ऑलरेडी था, mr भी ऑलरेडी था, बस बटे में क्या किया? ये kr का क्यूब किया है। तो यहाँ पे ये एक r से ये एक r कट गया, तब अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास बचा 4π का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, है ना, ये स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे स्क्वायर होगा 4π का स्क्वायर बटे k। इधर क्या बचेगा? m, एक m से एक r से एक r कैंसिल हो गया, अपॉन में क्या आया? r का स्क्वायर। इसे हमने ले लिया, इक्वेशन नंबर 3 लिया है। अब आगे बढ़ देखिए कि ये जो है हमारे पास ना 4π² बटे k, इसे इस समीकरण के लिए एक नियतांक मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? एक नियतांक मान रहे हैं, है ना। जब नियतांक मानेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा? f इज़ प्रोपोर्शनल टू m/r, क्योंकि ये तो हमारा हो गया नियतांक। क्या बचता है? m/r का स्क्वायर, है ना। तो f के
क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती। क्योंकि जब हम अनुक्रमानुपाती का मान अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं। तो मान लिया वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 4π/k। इस प्रकार केपलर के नियमों से न्यूटन ने कुछ निष्कर्ष निकाला है, वो देख लेते हैं, है ना। क्या निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक ग्रह सूर्य की ओर प्रत्येक जो ग्रह है, प्रत्येक ग्रह पर सूर्य की ओर एक बल कार्य करता है, अभिकेंद्री बल, है ना। और यह जो बल है ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी तो निकाला, यह जो बल है, ये जो बल है ये द्रव्यमान, किसी ग्रह के द्रव्यमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। और यह बल सूर्य ग्रह से सूर्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इतना हमने इक्वेशन से निष्कर्ष निकाला है ना। क्या क्या निष्कर्ष निकाला कि जो ये बल है ये किसी ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा सूर्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना ही निष्कर्ष निकालना। अब आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण के दृष्टिकोण से यह जो प्राचल है ये सूर्य से कैपिटल M से संबंधित होगा। क्या बोल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह जो प्राचल है जिसे हम इतना समझ रहे हैं वो सूर्य से द्रव्यमान कैपिटल M से क्या होगा, संबंधित होगा। क्योंकि ये अगर 4π² जो है ये अगर M से संबंधित है, यानी ग्रह के द्रव्यमान से संबंधित है, तो भाई ये तो सूर्य के द्रव्यमान से भी संबंधित होगा, है कि नहीं। सूर्य के द्रव्यमान से भी संबंधित होगा। तो हम इसके मान को समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। समीकरण नंबर एक सेकेंड, हाँ, समीकरण नंबर 3 यहाँ हमने जो निकाला था क्या था कि 4π² M R², ठीक है। यहाँ समीकरण नंबर 3 से हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि F जो है ना, F जो है वो अगर M/R के अनुक्रमानुपाती है तो ये सूर्य के द्रव्यमान कैपिटल M के भी अनुक्रमानुपाती होगा। और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर। यही है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो अब हम करेंगे केपलर के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तृतीय नियम अभी हमने देखा कि क्या था, तीसरा नियम कि T² अनुक्रमानुपाती होगा किसके, R³ के। ये हमें प्रूफ करना है, केपलर का तीसरा नियम। चलिए, केपलर के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति, है ना। माना M द्रव्यमान का एक ग्रह सूर्य के चारों ओर R त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करता है ना। यदि सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल M हो तो सूर्य द्वारा ग्रह पर गुरुत्वीय बल क्या होगा, है ना। अब ये तो पता है कि कोई ग्रह है जो सूर्य का परिक्रमा करेगा ही, तो उसके बीच की जो दूरी होगी उसको हम R से लिखेंगे। वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रहा है तो यदि सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल M हो तो सूर्य द्वारा ग्रह पर गुरुत्वीय बल क्या होगा, गुरुत्वीय बल क्या होगा, F बराबर कैपिटल G कैपिटल M/R²। समीकरण नंबर 1, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल आप लोगों ने पढ़ा है, उसको याद भी रखिए, है ना, कि क्या है गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखिए, यही जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल जो है यही वृत्तीय गति करने के लिए ग्रह को
क्या प्रदान करता है? अभिकेंद्री बल। ये जो गुरुत्वीय बल है ना, जिसकी वजह से वृत्तीय गति कर रहा है ग्रह, तो वृत्तीय गति करने के लिए भी हमें अभिकेंद्री बल चाहिए। वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल चाहिए। बिना अभिकेंद्री बल के हम वृत्तीय गति नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमें वह अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये जो गुरुत्वीय बल है, यही वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। क्लियर? तो अभिकेंद्री बल बराबर क्या होता है? पता है हमें, F बराबर mv का स्क्वायर बटे r, है ना। जहाँ v क्या है? ग्रह का कक्षीय वेग है। क्या है? ग्रह का कक्षीय वेग। क्लियर? इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा ये था, यहाँ भी f का मान था और यहाँ भी f का मान, दोनों जगह f का मान है, तो इसको समीकरण 1 और 2 रखेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू gmm बटे r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कटेंगी, जो कटेंगी उसे हम काट लेते हैं। यहाँ ये m से m कैंसिल हो जाएगा और एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा? ये दोनों तो कट गए। अब इधर क्या बचा? v का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? gm बटे r, gm बटे r। ठीक, अब यहाँ हम वापस से v बराबर यूज करेंगे। क्या होता है? ओमेगा r, जहाँ ओमेगा का मान होता है 2 पाई बटे टी। क्या होता है? 2 पाई बटे टी, है ना। और जहाँ t ग्रह का परिभ्रमण काल है, ये हमें पता है ना। b बराबर हमने क्या निकाला? 2 पाई बटे टी r। अब जब इस v का मान हमने निकाला ही है, तो v की जगह रख भी देते हैं। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें v का मान तो रखना ही पड़ेगा। तब समीकरण जो 3 में हमने v स्क्वायर निकाला है और ये जो मान निकाला है, इस मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे रखा तो इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर के फॉर्म में सारे लेटर्स आएंगे। अब देखिए, 2 पाई r बटे टी का होल स्क्वायर है, तो इन सब का होल स्क्वायर हुआ। 2 पाई का स्क्वायर यानी 4 पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर और t का स्क्वायर। इधर तो जैसा है वैसा चलता है। अब इधर जो r था, इसको हमने भेजा तो ये ऊपर अपॉन में था, तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो r का क्यूब हो गया, है ना। और ये ऊपर में था, तो बराबर किधर भेजेंगे, तो ये नीचे आ गया। t इधर अपॉन के फॉर्म में था, इधर भेज दिया, तो ये t का स्क्वायर आ गया। ठीक, अब हम अपने आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या? t का स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए r के क्यूब के। ठीक, तो t स्क्वायर बराबर लगभग चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 पाई r का स्क्वायर r का क्यूब बटे gm, इधर है हमारा t का स्क्वायर। अब हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? t का स्क्वायर, जो क्या है? परिभ्रमण काल का वर्ग, और r का क्यूब। r का क्यूब क्या है? सूर्य से माध्य दूरी का घन, है ना। ये चीज़ें हमें चाहिए, बाकी इन सब का तो यूज ही नहीं है ना। तो इनको हम क्या कर लेंगे? नियतांक मान लेंगे के है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको क्या मान लिया? के एक नियतांक है। तो फिर यहाँ पे हमने टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर का क्यूब किया, तो के हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती का साइन आ जाएगा। यही केपलर का तृतीय नियम है। ठीक, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। केपलर के ये सभी नियम एक बार आओ हम रफली देख लेते हैं शुरू से।
केपलर के द्वितीय नियम, केपलर के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये सब देख लीजिए। बहुत ही आसान है ये, लेकिन अर्धवार्षिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि केपलर के इन सब नियमों में से किसी भी एक नियम को प्रूफ करने के लिए दे दे आप लोग को, तो ये बनना चाहिए, है ना। एक बार देख लीजिए। तृतीय नियम की व्युत्पत्ति दे दे, द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति दे दे, या केपलर के नियम से गुरुत्वाकर्षण के नियम को कैसे सिद्ध करते हैं, ये सब दे दे, तो ये आपको बनना चाहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। धन्यवाद।